हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो फ्रेंड्स आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आज का जबरदस्त सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में नहीं है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय संगठन जो है लंदन में नहीं है, या इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय लंदन में नहीं है फ्रेंड्स। ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये जो है कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। तो आप याद रखेंगे। जबकि अगर बात किया जाए फ्रेंड्स यहाँ पर किसकी, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, तो ये इटली के रोम में है। ठीक है। और अगर बताए इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, लियोन कहाँ है? यानी कि ये फ्रांस की राजधानी यानी कि पेरिस, पेरिस यानी कि लियोन पड़ता है पेरिस। ठीक है, पेरिस आप लिखेंगे ऐसे। तो ये फ्रेंड्स पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, लियोन। और इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय, इसी को कहते हैं इंटरपोल, ये कहाँ है? लियोन में है। और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है। जबकि अगर कुछ और ऐसी मुख्यालय की बात कर लें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक जो है एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में है ओपेक का मुख्यालय। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फ्रेंड्स अगर आपसे बात किया जाए कि BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है। और अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और अगर बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछे, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ये आपका, तो बताएंगे कहाँ है? तो बताएंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर है कि फ्रेंड्स ये लंदन में नहीं है। ठीक है ये कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? ये आपको बताना है। तो जोजिला जोड़ता है, बनिहाल जोड़ता है, लिपुलेख जोड़ता है, या काराकोरम जोड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बनिहाल। बनिहाल जो दर्रा है फ्रेंड्स, ये जो है ना कश्मीर को शेष भारत से फ्रेंड्स जोड़ता है। अब बात है यहाँ पर किसकी? कश्मीर की। तो कश्मीर में फ्रेंड्स कौन कौन से दर्रे हैं वो जान लीजिए। देखिए कश्मीर में अगर हम दर्रों की बात करें फ्रेंड्स, तो कश्मीर में आपके दर्रे कौन कौन से हैं? देखो बुर्जिल दर्रा है। कौन सा है? तो बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रे के साथ साथ फ्रेंड्स आप यहाँ बनिहाल दर्रा है, बाद से बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड्स है पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है। ये कहाँ? बनिहाल, बुर्जिल और पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जबकि यहाँ पे जोजिला दर्रा भी है, लेकिन जोजिला दर्रा को 2019 में जोजिला को जो है कहाँ? लद्दाख में कर दिया गया है इसको। ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स कि जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि फोतुला दर्रा, कौन सा? फोतुला दर्रा। फोतुला के साथ साथ आपसे या तो इसी को कह दे फातुला दर्रा, या आपसे कह दे यानी कि काराकोरम दर्रा। तो जोजिला हो गया, काराकोरम हो गया और फोतला दर्रा, ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये बताएंगे, ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा हो गया, या फ्रेंड्स माना दर्रा हो गया। क्या हो गया? माना दर्रा, लिपू दर्रा, या फिर फ्रेंड्स नीति दर्रा। लिपुलेख, माना, नीति दर्रा, ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये बताएंगे उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से होके ही बना है। ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन से आए? तो बताएंगे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी लिपुलेख दर्रे से फ्रेंड्स आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है इसी लिपुलेख दर्रे से। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बता दें जैसे कि पूछा जाए आपसे कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम में दर्रा आपका पड़ता है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं, तो भोरगाड़ दर्रा और थालगाड़ दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा है। और अगर अरुणाचल प्रदेश में पूछे तो बोमडिला दर्रा है और दीफू दर्रा है। जबकि मध्य प्रदेश में आसीर घाट दर्रा है और केरल में पालघाट दर्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपके दर्रे कौन कौन से पड़ते हैं, तो बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बाड़ा लाचा दर्रा। रोहितांग दर्रा। कौन सा? रोहितांग दर्रा। और रोहितांग के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है सिपकिला दर्रा। कौन सा?
किला दर्रा। तो ये फिर सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, दर्रों से, क्योंकि पिछली बार भी दर्रे से आपकी एक मैचिंग आई थी मिलाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो क्या बताना है, रामचंद्र यानी कि पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कुंवर सिंह का था, नाना साहब का था, या तात्या टोपे का था, या मंगल पांडे का था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जबकि रामचंद्र, अगर पांडुरंग यानी तात्या टोपे की बात करे जाएँ तो तात्या टोपे को जो है फ्रेंड्स इन्होंने कानपुर से, कहाँ से, इन्होंने कानपुर से फ्रेंड्स जो है कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया था नाना साहब के साथ में। किसके साथ में, नाना साहब के साथ में। और नाना साहब को ही फ्रेंड्स जो है बालाजी बाजीराव कहते हैं, इन्हें दूदू पंत भी कहते हैं। उनका उपनाम है दूदू पंत। किसका, नाना साहब का उपनाम है दूदू पंत, और इनको बालाजी बाजीराव भी कहते हैं, ठीक है, मराठा वंश से संबंधित है। तो कानपुर से नेतृत्व नाना साहब के साथ किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था। और तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई, तो इनको शिवपुरी में फांसी दी गई थी। शिवपुरी में कब दी गई थी, तो बताएंगे 1859 को, ठीक है, शिवपुरी में फांसी हुई थी, ठीक है, और याद रखेंगे। और अगर 1857 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लें फ्रेंड्स तो यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो बताएंगे मेरठ के बैरकपुर छावनी से। मेरठ के बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और फ्रेंड्स इसका जो है विरोध किसने किया था, तो सबसे इसका विरोध किया था मंगल पांडे ने। किसने, मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था फ्रेंड्स। क्यों किया था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज लोग जो है, अर्थात ये जो चर्बीदार कारतूस भरवाते तो गाय की चर्बी का प्रयोग करवाते, तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, तब से क्रांति जो है अर्थात वहाँ से स्टार्ट हुई। और अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का यानी चिन्ह क्या था, तो बताएंगे इसका चिन्ह था कमल, कमल एवं चपाती, कमल एवं चपाती था, कमल एवं चपाती या रोटी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका प्रमुख कारण क्या था, तो गाय के चर्बीदार कारतूस कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ से हुई थी, तो मेरठ बैरकपुर से हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई थी, तो मंगल पांडे की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। और मंगल पांडे ने फ्रेंड्स ये भी कहा था, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगी अर्थात अंग्रेजों को, मारो फिरंगियों को। ये कथन किसका है, मंगल पांडे का है, ठीक है फ्रेंड्स। और मंगल पांडे को अगर पूछा जाए फांसी कब हुई थी, तो मंगल पांडे को फांसी फ्रेंड्स हो गई थी यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को 1857 को मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और 1857 की अगर आपसे कुछ क्वेश्चन और अगर डिस्कस कर लें 1857 की क्रांति से, अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के जो है गवर्नर जनरल। और पूछा जाए 1857 की क्रांति जो हुई फ्रेंड्स, वो किस उर्दू कवि ने इसको देखा था, तो इसको कवि ने किसने देखा था, तो बताएंगे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो कवि थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को देखा, मिर्ज़ा गालिब ने। और पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो यूके यानी कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय फ्रेंड्स हुआ था रिचर्ड एटली। कौन, रिचर्ड एटली, रिचर्ड एटली प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और यहाँ से आइए एक चीज़ और फटाफट सुन लीजिए आप लोग, यानी जान लीजिए 1857 की अगर क्रांति की बात करें, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब तात्या टोपे ने। और फ्रेंड्स लखनऊ से किसने किया था, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। और फ्रेंड्स और बात करें झांसी से किसने किया था, तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ये लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। और झांसी से किसने किया था, तो बताएंगे लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, लक्ष्मीबाई ने। और फ्रेंड्स मेरठ से पूछे तो मेरठ से किसने किया था, मेरठ से किया था यानी कि कदम सिंह ने। बरेली से पूछे, बरेली से खान बहादुर खान ने। और जो बात करें अगर बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, कुंवरपुर से, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। और पटना से पूछे तो पा से पीर अली ने। और इलाहाबाद से पूछे, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। और दिल्ली से पूछे तो दिल्ली से फ्रेंड्स 2 लोगों ने किया था। दिल्ली से किसने किया था, तो एक तो बहादुर शाह जफर ने। इन्हीं को 1857 की क्रांति का यानी कि नेता घोषित किया गया था, किन्हें, तो बहादुर शाह जफर को। और फ्रेंड्स यहीं से बात किए, इन्हीं के साथ में थे बख्त खान। कौन थे, बख्त खान। तो ये कहाँ से, तो बताएंगे ये इन्होंने दिल्ली से किया था, दिल्ली से, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात किया जाए कि 1857 की क्रांति का नेता यानी कि किसे घोषित किया था, तो बहादुर शाह जफर, यही अंतिम मुगल बादशाह थे। तो ये दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें आप याद रखना, जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं 1857 की क्रांति से। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 की क्रांति को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। और जो है
1857 की सिपाही विद्रोह किसने कहा है? तो बताएंगे लॉरेंस सीले ने। किसने कहा है? लॉरेंस सीले ने जो है 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने संज्ञा दी थी? लॉरेंस सीले ने। और 1857 की सिपाही विद्रोह किस जो है अर्थात सिपाही विद्रोह नहीं कहा किसने? तो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा इसको। किसने? कार्ल मार्क्स ने, जिसकी पुस्तक दास कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है गिरोह की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? यानी गिरोह की गति को बताने वाले नियमों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताना है। न्यूटन के नियम कहा जाता है, केपलर के नियम कहा जाता है, एवोगाद्रो के नियम कहा जाता है, या डी मॉर्गन के नियम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? आप हमें कमेंट करके फटाफट बताएं। हाँ, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है बताएंगे फटाफट आप लोग। लिखा हुआ है न्यूटन के नियम, या केपलर के नियम, एवोगाद्रो के नियम, या डी मॉर्गन के नियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स यानी कि केपलर के नियम। तो ग्रहों के गति के नियम को बताने वाले नियमों को क्या कहते हैं? केपलर के नियम। जबकि अगर बात कर ले यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? देखिए अगर हम सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज की थी निकोलस कापरनिकस ने। निकोलस कापरनिकस ने किसने की थी? सौर मंडल की खोज की थी। देखिए फ्रेंड्स अगर बात है किसकी? ग्रहों के गति की नियम की। ग्रहों के गति के नियम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉपर यानी कि केपलर के नियम। अब बात है यहाँ पर अगर हम पूछें आपसे कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो बताएंगे निकोलस कापरनिकस ने। किसने? निकोलस कोपर्निकस ने। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए आपसे कि ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे केपलर ने की थी। ठीक है, आप ये याद रखेंगे अच्छी तरह से। और अगर यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स न्यूटन के नियम की, तो देखो न्यूटन के नियम की बात करें तो न्यूटन ने जो है अर्थात न्यूटन के 3 गति के नियम होते हैं। कितने? 3। तो उसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम। कौन कौन से हैं उसको जान लीजिए। देखो न्यूटन के 3 समीकरण होते हैं। कौन से होते हैं? 3 समीकरण न्यूटन के। ठीक है, कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर बात करें पहला कौन सा समीकरण है, तो पहला थोड़ा सा रुकिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पर। पहले अगर समीकरण की बात करूँ कौन सा होता है, तो बताएंगे बी बराबर होता है फ्रेंड्स U+80। और दूसरे की बात करूँ दूसरा कौन सा होता है, तो ये होता है प्लस एस बराबर यूटी प्लस हाफ 1/हाफ यानी कि यूटी। 1 मिनट। दूसरा वाला होता है फ्रेंड्स क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ प्लस लगाएंगे और हाफ 1/2 और 80 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दूसरा। और अगर तीसरे वाले की बात करें तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा आपका होता है B² बराबर U² और प्लस 2AS। ये होता है तीसरा जो है न्यूटन के गति का समीकरण। न्यूटन ने जो फ्रेंड्स 3 जो है गति के यानी कि 3 समीकरण दिए थे, तो पहले वाले को जो गति का प्रथम जो नियम है उसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, और जो पहला नियम होता है गति का नियम यानी न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम होता है जड़त्व नियम, वो फ्रेंड्स किस में लगता है? जैसे जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह जड़त्व के कारण भीतर की ओर झुक जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं न्यूटन का प्रथम गति का नियम, ये जड़त्व का नियम। या जैसे रोड पर आपने देखा होगा गाड़ी में यात्रा करते समय मोड़ आने पर यात्री आगे की तरफ जो झुक जाता है वो जड़त्व के कारण झुक जाता है। या जैसे कभी पहाड़ पर चढ़ते हुए आगे की ओर झुक जाना। ठीक है, तो वो होता है यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, या उसे ही कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, ये भी याद रखना। फटाफट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नहीं क्लास आपकी और बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन बताना है फ्रेंड्स। किसका? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है आपको बताना है। पिसीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है, या एपीकल्चर कहलाता है? तो फ्रेंड्स मधुमक्खियों के पालन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर। जबकि अगर हम बात कर लें यहाँ पर फ्रेंड्स किसकी? पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर किसका अध्ययन होता है? तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स मछलियों के अध्ययन को पीसी कल्चर करते हैं, जबकि रेशम के अध्ययन को सेरी कल्चर कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। और आप हमको फ्रेंड्स और बताएं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके से कुछ अध्ययन मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर कुछ और ऐसे ही अध्ययन की बात कर ली है तो फटाफट देख लेंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि जैसे पूछा जाए कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन, तो घाव के अध्ययन को कहते हैं यानी कि ट्रोमेटोलॉजी। क्या कह लेते हैं?
ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वृक्क के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेंड्स आर्कनोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्या बोलते हैं घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एग्रिस्टोलॉजी। ठीक है। अब फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि फलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, ये सारे आप याद रखिएगा। और एक दो और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, अंगूरों की खेती पूछे जाए, अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओले, सब्जियों की खेती को पूछा जाए, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक है। चलिए, और इस तरीके से मिट्टी के अध्ययन को पूछे तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो मिट्टी के अध्ययन को कहेंगे मिट्टी के अध्ययन को कहेंगे पेडोलॉजी। क्या कहेंगे? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। ठीक है। और मछली पालन को पिसीकल्चर। ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स लिखा हुआ है। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है फ्रेंड्स कब हुई थी? ये पूछा गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है, फटाफट बताइएगा कब हुई थी। वर्ष 1993 में हुई थी, 95 में हुई थी, 2002 में हुई थी, या 2010 में हुई थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? 1993 में हुई थी। देखिए, अगर बात कर ले यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब बात है यहाँ पर 1993 की, किसकी? 1993 की। तो 1993 में देखिए कुछ और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ, याद रखिए। जैसे आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, क्या पूछे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या आयोग का गठन पूछे, या पूछा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पिछड़ा पूछे, या फिर राष्ट्रीय आपसे पूछे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक या फिर पिछड़ा वर्ग पूछे, इसकी स्थापना भी फ्रेंड्स कब हुई थी? तो बताएंगे ये 1993 में हुई थी। और इसके साथ क्या हुआ था, तो देखिए 1993 की बात करें तो 1993 में आप बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। तो इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है 1993 में मिला था। कब मिला था? 1993 में। ये बात है आप याद रखेंगे, शांति के अर्थात क्षेत्र में मिला था 1993 में। और अगर पूछा जाए आपसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए सांसद, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब स्थापित हुई, तो ये भी बताएंगे 1993 में जो है ये शुरू हुई थी। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में हुई। ठीक है। और अगर बात करें 1995 में, तो आप बताना 1995 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्गीय कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। और भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था, बताएंगे इंटरनेट 1995 में हुआ था। और मिड डे मील, कौन सी? मिड डे मील इसका नाम बदल के कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है। ये जो है 1995 में शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका नाम मिड डे मील का नाम बदल के कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। जबकि गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना भी फ्रेंड्स 1995 में हुई है। किसकी? गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना भी 1995 में हुई है। और गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। या पूछा जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 1995 में हुई। या फिर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण डाक बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो ग्रामीण डाक बीमा योजना की शुरुआत भी 1995 में हुई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण आधार पर सुमेलित कीजिए। बताना है, इसको मिलाना है आपको। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं यहाँ पर किसका किससे मिलाना है। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है जतिन दास। तो जतिन दास को फ्रेंड्स इनकी यानी इनका अंत कैसे हुआ था? देखिए, भगत सिंह को जो है अर्थात फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और कल्पना दत्त जो है आजीवन कारावास में रहीं फ्रेंड्स। और चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में अपने आप को गोली मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और आपका बचा क्या?
जतिन दास, ये जतिन दास जो है भूख में 63 दिन की हड़ताल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया ये आप देख लेंगे, मिलान कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, प्रेटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है। बताना है नामीबिया की है, दक्षिण अफ्रीका की है, केन्या की है, नैरोबी की है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रेटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ कौन सी, एक तो प्रेटोरिया होगी, एक ब्लोएम फाउंटेन हो गई, कौन ब्लोएम फाउंटेन, और एक कौन होगी, एक ब्लोएम फाउंटेन प्रेटोरिया, और एक आपका है केप टाउन। ठीक है, केप टाउन। और अगर बात कर लिया जाए फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर राजधानी की, तो राजधानी लिखा हुआ केन्या। देखिए केन्या की राजधानी तो ये सामने आपकी लिखी हुई नैरोबी, जबकि नामीबिया की बात है, किसकी, यहाँ पे नामीबिया की बात है। तो नामीबिया से अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये 2008 चीते जो भारत में आए हैं, और इसको मध्य प्रदेश के जो है कुनो पालपुर में रखा गया है। कुनो पालपुर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, और इसमें से 3 चीते जो हैं वो मादा हैं, और जो है 5 वो चीते हैं नर है। और इसी में से जो मादा चीते का नाम है प्रधानमंत्री ने उसका नाम आशा रखा है। क्या रखा है, आशा। और यहाँ पे नामीबिया की अगर बात करें, नामीबिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है विंडहोक। क्या है, विंडहोक, विंडहोक है नामीबिया की राजधानी। यहाँ करेंसी चलता है डॉलर। ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, जैसे जबकि दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है, रेंड चलती है। ठीक है, और केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तो आप ये भी याद रखेंगे, और आप हमें कमेंट कर बताएं कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना की राजधानी बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। तो बताना है कौन है, एनेलिडा है, कार्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, या फिर प्लेटी हेलमिनथेज है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोडा किसे कहते हैं, देखो आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, और पोडा का मतलब होता है पैर। यानी जिन कीट पतंगों के पैर आपस में जुड़े होते हैं, जिन कीट पतंगों के पैर आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो है ना, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आर्थ्रोपोडा में कौन आता है, जैसे अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पे केकड़े, किसकी बात कर लें, केकड़े की। तो केकड़े का खून कैसा होता है, केकड़े का खून जो है, केकड़े का खून फ्रेंड्स नीला होता है हीमोसाइनिन की वजह से, क्योंकि इनके जो है ब्लड में पाया जाता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में यानी कि धातु होती है कॉपर, तो इसी वजह से इनके ब्लड का रंग नीला होता है। अगर बात करें और इसमें कौन से आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, काकरोच हो गया, तितली हो गई। यहाँ पे हमने बात की किसकी फ्रेंड्स, बात की हमने काकरोच की बात की। तो आपसे पूछा जाता है काकरोच के यानी कि रक्त जो है कैसा होता है, काकरोच का रक्त जो होता है सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद, याद रखना। तो जो कीट पतंगे होते हैं इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है, और यही जो है सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का। जबकि अगर यहाँ पर बात कर लें किसकी, कार्डेटा की, कार्डेटा संघ में कौन आते हैं, तो कार्डेटा संघ में बताएंगे फ्रेंड्स वे कीट पतंग आते हैं, अर्थात जिनमें वे जीव जो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किसकी, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम रखते हैं कार्डेटा संघ में। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, सांप हो गया, सांप के साथ मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, ये तो कार्डेटा में आएंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। जो कीट पतंग होते हैं इनमें पैर आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और आप बताएं, जो आप जानते हैं कि जो केकड़ा होता है, केकड़ा एक ऐसा कीट होता है फ्रेंड्स, यानी कि कीड़ा होता है केकड़ा, कि केकड़े का जो हृदय होता है, केकड़े का जो हृदय होता है वो उसके सिर में होता है। ठीक है, और केकड़े का खून कैसा होता है, नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अस्पताल में ऑक्सीजन की नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है। तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है, फटाफट बताइए कि अस्पताल में जो ऑक्सीजन की नली में मरीज को लगाया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है, आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हीलियम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हीलियम। तो उस ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड्स कौन सी गैस होती है, तो अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ गैस होती है हीलियम गैस होती है। ठीक है, कौन सी, हीलियम। और यहाँ पर चलिए कि गैस के बारे में हम आपसे वर्णन करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑर्गन की बात करें, तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें, ब्रह्मांड में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 72%। जबकि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03%। ठीक है, 3%। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें फिर ऑर्गन कितनी है, तो 0.04%। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलिए यहाँ पर बात है किसकी,
आर्गन की। तो आर्गन से क्या क्वेश्चन बनेगा, आर्गन से आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बनेगा कि विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है जिम्मेदार होती है, आवश्यक होती है, तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। या आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कौन सी गैस दूधिया पानी को, क्या पूछा जाएगा कि कौन सी गैस जो है दूधिया चूने का पानी को दूधिया कर देती है, कौन सी गैस जो है फ्रेंड्स चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जो है चूने को पानी को दूधिया कर देती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस काम आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछा जाए सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम आती है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। या पूछा जाएगा कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और हवा से भारी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर पूछा जाए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क यानी कि सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्या होता है, तो बताएंगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अब बात कर लें यहाँ पर हम किसकी, नाइट्रोजन की बात कर लें। तो पूछा जाए उर्वरक बनाने में कौन सी गैस काम आती है, तो उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन गैस काम आती है। उर्वरक बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, तो बताएंगे नाइट्रोजन। कितनी है सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाई जाती है, कौन, नाइट्रोजन गैस उर्वरक बनाने में काम आती है, ठीक है। और पूछा जाए नाइट्रोजन गैस की खोज कौन की है, तो बताएंगे डेनियल रदरफोर्ड। कौन की है, डेनियल रदरफोर्ड। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि हीलियम के बारे में बताइए, तो हीलियम की खोज किसने की थी, तो हीलियम की खोज फ्रेंड्स लोकेयर ने की है। किसने की है, लोकेयर ने की है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। हीलियम गैस का ही प्रयोग ऑक्सीजन के साथ अस्पताल में किया जाता है। और जब गोताखोर सांस लेने के लिए अर्थात नीचे उतरता है तो वो उसमें भी वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का ही प्रयोग करता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और हाँ एक क्वेश्चन आप याद रखना, आप हमें बताएंगे कि गैसों का जो है गैसों का सिद्धांत अगर बात करूँ, गैसों का सिद्धांत किसने दिया था, तो गैसों का सिद्धांत दिया था थॉमस ग्राहम ने। किसने दिया था, थॉमस ग्राहम ने, ठीक है, थॉमस ग्राहम ने। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, इसे ब्रह्मांड का आवारा तत्व कहते हैं, इसकी खोज किसने की, ये कमेंट करके बताएं हाइड्रोजन गैस की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, GST परिषद में कितने सदस्य हैं, तो बताना है GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। 23 होते हैं, 13 होते हैं, 33 होते हैं, 35 होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 33 होते हैं। बात है किसकी, GST की। तो GST की स्थापना कब हुई है, तो बताएंगे GST जो है लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। विश्व में सबसे पहले GST कहाँ लागू हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, फ्रांस में सबसे पहले हुई थी। और अगर पूछे भारत में कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुई है। और सबसे पहले किस राज्य में हुई, तो बताएंगे ये असम से लागू हुई थी GST सबसे पहले, ठीक है। ये भी याद रखना। और अगर पूछा जाए GST का वर्णन भारत के संविधान किस में किया है, तो बताएंगे ये जो है 279 के ए में किया गया है GST का वर्णन, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे कि GST कैसा कर है, तो बताएंगे ये जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। GST कैसा कर होता है, तो बताएंगे GST अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। और GST का पूछा जाए डबल हेलिक्स मॉडल जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है GST का डबल हेलिक्स मॉडल कनाडा देश से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अफवाह के क्षेत्र से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है अमेजन है, नील है, सिंधु है, कांगो है। तो फ्रेंड्स अगर अफवाह का मतलब क्या होता है, अफवाह के क्षेत्र का मतलब होता है सबसे, यानी कि चौड़ी की बात कर रहा है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अमेजन नदी। अमेजन नदी है ये अफवाह यानी कि चौड़ी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। अगर आपका क्वेश्चन होता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 65 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सिंधु नदी की बात करें, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो जो बताएंगे 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे है। जबकि अगर बात करें किसकी, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। अगर फ्रेंड्स बात कर लें यहाँ पर कांगो नदी की, तो कांगो नदी की अगर बात करें तो पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को, भूमध्य या विषुवत रेखा को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी, कांगो नदी, या इसको जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। जब से अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को
मकर रेखा को बांटने वाली, दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी? तो बताएंगे लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी, या इसी को घड़ियाली नदी कहते हैं। जबकि पूछा जाए मकर रेखा को नहीं, मकर रेखा को अगर बात करें, मकर रेखा की अगर बात करें तो मकर रेखा को काटने वाली रेखा को कहते हैं फ्रेंड्स, 2 बार पार करने वाली रेखा को कहते हैं माही नदी। कौन सी? माही नदी। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तब आप कहते लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी, इसी को घड़ियाली नदी कहते हैं। और अगर पूछता भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है या विषुवत रेखा को, तो कांगो नदी, से जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाए मकर रेखा को, तो मकर रेखा को काटने वाली नदी बताएंगे माही नदी। ठीक है। और अगर यहाँ पे नदियों की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो नदियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आप बताएंगे कौन सी है, तो बताएंगे वोल्गा है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। कौन सी? राइन नदी। और अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं फ्रेंड्स कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी ये भारत में कुल कितने किलोमीटर बहती है, सिर्फ ये बताना भारत में ये कितनी बहती है। जबकि इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी? गंगा। तो गंगा बताना भारत में कितनी बहती है। ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जिसने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देख लें, आपके क्वेश्चन पेड के पेपर में यहीं से सब फंस जाएंगे। मैं ज़्यादा वीडियो आपको जब तक दे रहा हूँ। देखिए, अगर गंगा नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल है 2900 किलोमीटर है। जबकि ब्रह्मपुत्र के बाद अगर बात करें गोदावरी की, गोदावरी आपकी 1465 है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। इसके बाद अगर बात करें तो यमुना की, यमुना आपकी होती है 1376 किलोमीटर। अगर इसके बाद बात कर दें, कृष्णा नदी हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी, यमुना के बाद नर्मदा तो 1312 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर। और महानदी 900 किलोमीटर। इसके बाद कावेरी, कावेरी की बात करें 805 किलोमीटर। लूनी नदी बताएंगे 495 किलोमीटर। ठीक है। तो ये सारी नदियों की लंबाई याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है, तो बताना है वित्त मंत्री को सौंपता है, योजना आयोग को, संसद को, या राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है योजना आयोग। अगर योजना आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी फ्रेंड्स। और योजना आयोग को बदल के रिप्लेस कर दिया गया। इसे क्या कहा? अब इसका नाम कर दिया गया है योजना आयोग को नीति आयोग। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया फ्रेंड्स। और योजना आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जिस समय भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो योजना आयोग के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि बताइए वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे वित्त मंत्री यानी वित्त मंत्री यानी कह सकते हैं, या वित्त आयोग का वर्णन संविधान के 280 अनुच्छेद में है। ठीक है। जबकि अगर संसद की बात करें तो संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, या आप हमें कमेंट करके बताएं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का 81 में। संसद का आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर संसद के अंग पूछे तो 3, संसद के अगर पूछे सदन कितने होते हैं, तो सदन 2 होते हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा, एक लोकसभा। और राष्ट्रपति के बारे में बात कर ली जाए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का वर्णन कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन चुनाव 54 में, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 57 में, राष्ट्रपति की जो है फ्रेंड्स यानी कि शर्तें बात करें 59 में, राष्ट्रपति की शपथ आप बताएंगे 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, राष्ट्रपति जो किसी की सजा को माफ़ कर सकता है अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी होता है 123 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, अगर पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी नए बने हैं, उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 66 में। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने, तो बताएंगे जगदीप धनगढ़। जगदीप धनगढ़। ये पहले पश्चिम बंगाल के फ्रेंड्स, धनगढ़ पश्चिम बंगाल के, अर्थात पहले ये क्या थे, तो अभी ये पश्चिम बंगाल के अभी फिलहाल में ये राज्यपाल थे। इन्हीं को जो है भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात कर लिए जाए, भारत के नए महान्यायवादी भी बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी, ये कौन बने हैं नए महान्यायवादी, तो बताएंगे ये नए महान्यायवादी बने हैं मुकुल रोहतगी। क्या नाम है? मुकुल रोहतगी। क्या नाम है? मुकुल रोहतगी। ये भारत के नए महान्यायवादी बने, इनको भी याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप
लिखा है एनडीए की परीक्षा पास करने वाली, एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? अब बताना है पहली छात्रा कौन बनी है, यानी कि आप बताएं। वनीता चौधरी बनी है, कोमल जाखड़ बनी है, सनन ढाका बनी है, निधि गढ़वाल बनी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सनन ढाका। कौन? सनन ढाका बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ तो फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यक्षगान जो है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ये बताना है लोक नृत्य। तो देखिए लोक नृत्य प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पूछा है कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है। देखिए यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। जबकि अगर हम बात कर लें कि कर्नाटक के लोक नृत्य और कौन से होते हैं, तो देखिए कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान होते हैं। इसके बाद करगा होता है, करगा के साथ साथ फ्रेंड्स डोलू कुनीथा होता है। कौन सा होता है? डोलू कुनीथा के साथ साथ फ्रेंड्स गिल्लू होता है। क्या होता है? गिल्लू के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे होता है गिल्लू कुनीथा के साथ होता है लाम्बी। क्या होता है? लाम्बी। तो लाम्बी भी फ्रेंड्स याद रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कौन कौन से? तो बताएंगे यक्षगान, करगा, डोलू कुनीथा, गिल्लू कुनीथा और लाम्बी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन से होते हैं, तो आंध्र प्रदेश के अगर लोक नृत्य की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी के साथ साथ यहाँ पे बात कर ली जाए, यहाँ घट्टा मर्दाला होता है। क्या होता है? घट्टा मर्दाला के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ कोलट्टम होता है। कोलट्टम के साथ यहाँ पे होता है डांडरिया। क्या होता है? डांडरिया होता है, डांडरिया, ठीक है, डांडरिया। जबकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर यहाँ पे हम बात कर लें गुजरात की, कहाँ की? देखिए यहाँ पे गुजरात भी दिया है, तो गुजरात में आपका होता है गरबा। और ये देखो डांडरिया, डांडी गुजरात में होता है, लेकिन डांडरिया आपसे पूछे तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी, घट्टा मर्दाला, डांडरिया ये कहाँ के होते हैं? आंध्र प्रदेश के होते हैं। अब आइए यहाँ पे गुजरात की बात है, तो गुजरात में कौन से होते हैं? देखिए गुजरात में आपका क्या होता है? गरबा होता है। गरबा सबसे ज़्यादा फेमस है। गरबा के साथ यहाँ बात कर लें तो यहाँ होता है डांडी। क्या होता है? डांडी के साथ साथ यहाँ पे होता है टिप्पानी। क्या होता है? टिप्पानी के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे और क्या होता है? ढोकला। क्या होता है? ढोकला के साथ साथ यहाँ पे होता है भावाई। क्या होती है? भावई के साथ और क्या होता है? तो यहाँ होता है पधर। क्या होता है? पधर, ठीक है। ये सब याद करेंगे। जबकि मध्य प्रदेश की बात कर दें, मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, तो यहाँ होता है माछ। क्या होता है? माछ होता है। मटकी होता है। क्या होता है? मटकी के साथ साथ यहाँ पे होता है कर्मा। क्या होता है? कर्मा। तो ये होते हैं सब लोक नृत्य, याद रखना। अब हमें आप कमेंट करके बताएं कि यानी कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? किस राज्य का? कमेंट बताएं, क्योंकि आप लिखते हैं तो आपको याद हो जाता है एक बार, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन बार बार करता हूँ कि हर बार आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो बताएं किसने दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से परमिशन लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात है जहांगीर की, तो देखिए जहांगीर से क्वेश्चन जान लीजिए, जो न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लटकाई थी आगरा में लाल किले में? तो न्याय की जंजीर लटकाई थी जहांगीर ने, ठीक है। किसने? जहांगीर ने लटकाई थी। जहांगीर को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर को। जहांगीर के दरबार में जो है एक पक्षियों का चित्रकार रहता था, मंसूर। क्या नाम था उसका? मंसूर। ये बहुत अच्छी चित्रकारी करता था। जहांगीर से बात करें, जहांगीर ने सिक्कों के जो है फ्रेंड्स कौन से? तो बताएंगे 5वें गुरु, जिनका नाम था, एक मिनट, सिक्कों के 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इनको जो है फांसी दी थी, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को। ये भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हम कर रहे थे जहांगीर की। किसकी बात करें? जहांगीर, जो कि न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध हैं। और फ्रेंड्स जहांगीर से मैंने बताया कि जो सिक्कों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी किसने? जहांगीर ने, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? तो नूरजहाँ। क्या नाम था? नूरजहाँ, ठीक है। और अगर बात कर लें जहांगीर से क्या प्रश्न बनता है, तो बताएंगे जहांगीर से जो है इसने कहा था फ्रेंड्स, एक कथन दिया था कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याले शोरबे के लिए बेच दिया। यह कथन जहांगीर का है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखना। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि जहांगीर का किला कहाँ है, तो जहांगीर का किला लाहौर में है। कहाँ बना है? लाहौर में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात कर लें फ्रेंड्स किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करें अकबर की फ्रेंड्स, तो अकबर का किला आपको पता है आगरा के सिकंदरा में। कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में। और अकबर जो है फ्रेंड्स अनपढ़ बादशाह था। पूछा जाए कौन सा ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ था, तो अकबर जो है अनपढ़ था। और अगर बात करें अकबर जो है किसका बजाने का शौकीन था, तो नगाड़ा। क्या बजाने का शौकीन था? नगाड़ा बजाने का शौकीन था, ठीक है फ्रेंड्स। अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 में, जबकि इसने दास प्रथा जो है
इसने 1565 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। 1563 में इसने जो है तीर्थ यात्रा कर ख़त्म कर दिया था। और 1564 में इसने जो है जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। और अकबर की जो है, अकबर ने मियाँ की उपाधि किस कवि को दी थी तो बताएंगे फ्रेंड्स। ये संगीतज्ञ और कवि थे तानसेन। तो तानसेन जो है अकबर के दरबार पर रहने वाले कवि थे। इन्होंने जो है, अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। किसकी? मियाँ की। और पूछा जाए कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था तो रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। जबकि हमने आपको बताया था रामचंद्र पांडुरंग, वो राम था तात्या टोपे का। इनका नाम है रामतनु पांडे। और तानसेन की एक रचना बहुत पूछी जाती है, राम मियाँ का मल्हार। राम मियाँ का मल्हार या मियाँ का मल्हार पूछा जाए। मियाँ का मल्हार किसकी रचना है? तानसेन की। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर सरकार जो है तानसेन सम्मान भी देती है। ठीक है। और यहाँ पर बात कर ली जाए फिर किसकी? औरंगजेब की। तो इन्हें जो है, इन्हें आलमगीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलमगीर। और साथ में इनको जो है जिंदा पीर भी कहते हैं। जिंदा पीर। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। औरंगजेब किसके बजाने के शौकीन थे तो बताएंगे ये बीड़ा। किसके? बीड़ा बजाने के ये शौकीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, बीड़ा बजाने के। और औरंगजेब से पूछा जाए क्या तो बताएंगे औरंगजेब से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। औरंगजेब औरंगजेब ने जो है सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर, किसको? तेग बहादुर को फांसी दी थी। गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ये सिक्कों के 9वें गुरु हैं। और कहाँ दी थी तो बताएंगे दिल्ली चाइना चौक में। ठीक है, चांदनी चौक में। ठीक है, ये भी याद रखना। और तंबाकू के प्रयोग का विरोध किसने किया है तो बताएंगे इन्हीं ने किया है, औरंगजेब ने। इन्हें आलमगीर और जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे अच्छी तरीके से। और शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी औरंगजेब ने। चलिए, और वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है तो इस वजह से। और अगर शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ के दरबार में आने वाला अंग्रेज़ कौन था तो बताएंगे मनुक्की निकोला। कौन? मनुक्की निकोला शाहजहाँ के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ था। और जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आए थे। कौन आए थे? यानी कि जहांगीर के दरबार में आने वाला थॉमस रो और एक था कैप्टन हॉकिंस। ये दो आए थे जहांगीर के दरबार में। जबकि अकबर के दरबार में पूछा जाए तो अब्दुल लतीफ़ आए थे और राल पे फिच आए थे। कौन? राल पे फिच और अब्दुल लतीफ़, ये अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, इनसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताना है। सौरभ गांगुली की है, विराट कोहली की है, जवागल श्रीनाथ की, वीरेंद्र सहवाग की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाएगा, ये है सौरभ गांगुली की। किसकी है? सौरभ गांगुली की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली को फ्रेंड्स मालूम क्या कहते हैं? सौरभ गांगुली को जो है इनका उपनाम है दादा। इन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। अगर फ्रेंड्स ऐसी खिलाड़ियों की पुस्तकों की बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछी जाए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है युवराज सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जबकि अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि 281 कौन सी पूछी जाए? 281 एंड बियॉन्ड, तो ये लिखा है BBS लक्ष्मण ने। किसने लिखा है? BBS लक्ष्मण ने इसको लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखेंगे। और एक पुस्तक आप और याद रखना फ्रेंड्स, सानिया मिर्ज़ा की। अगर आपसे पूछी जाए सानिया मिर्ज़ा ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो सानिया मिर्ज़ा की पुस्तक का नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। ये सानिया मिर्ज़ा की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। कौन सा जीता था? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। कहाँ? तो वह किसके नाम पर तो बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर यह दिया जाता है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और एक शांति का जो है ये आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो है पहली महिला का नाम बताया जिसे मिला, तो ये मैडम क्यूरी को मिला था। किसे मिला था? मैडम क्यूरी को मिला था फ्रेंड्स। और इनको जो है ऐसी पहली महिला है, इन्हें 2 जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। पहले इनको मिला था फ्रेंड्स 1903 में मिला
मिला था, ये जो है फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, रेडियो सक्रियता के लिए, और एक उनको मिला था 1911 में, ये मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में रेडियम की खोज के लिए। किसके लिए? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, इसके लिए मिला था, ठीक है। और मदर टेरेसा की बात करें, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है कब? तो ये शांति के क्षेत्र में मिला था, और कब मिला था? तो 1979 में मिला था। उसके एक साल के बाद इनको जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्थात भारत रत्न 1980 में मिला था। तो नोबेल कब मिला था? नोबेल मिला था 1979 में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर बात करें किसकी, जो नोबेल पुरस्कार हैं ये अल्फ्रेड नोबेल के यानी कि स्मृति में दिए जाते हैं, और ये जो है हर वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और अगर बात किया जाए पहला जो नोबेल पुरस्कार भारतीय किसे मिला था, तो 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए। और अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार की फ्रेंड्स, तो इससे क्वेश्चन आपका और क्या बन सकता है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको कल नोबेल पुरस्कार से बताया था, तो आप बताओ मुझे कि CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये कमेंट करके बताना। चलिए अब हिंदी का सेशन आ गया, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन हिंदी का क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए, बताना है कौन सा समास है। तो बात किसकी हुई? समास की। देखिए अगर हम समास की बात कर लें, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अगर हम समास की बात कर लेंगे तो समास बताना है। देखो समास से क्वेश्चन बता, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। और अगर पूछे समास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे संक्षेप करना। क्या होता है? संक्षेप होता है। समास पूछे किसे कहते हैं, तो समास दो शब्दों के मिलन को कहते हैं। समास में 2 शब्द मिलते हैं, संधि में 2 वर्ण मिलते हैं। अब पूछा है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का जब आप समास विग्रह करोगे यानी कि अलग अलग करोगे तो होगा पथ से भ्रष्ट। क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, ये बनेगा जाके। और ये किस में आएगा? तो जिसमें कारक का लोप निकल गया है से, तो ये होगा तत्पुरुष समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, और आपका होगा द्विगु समास, ठीक है। अब जैसे तत्पुरुष समास की और बात कर लें, इसके एग्जाम्पल जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, जैसे कह लें यश प्राप्त तो यश को प्राप्त, जैसे पूछे करोड़ा पूर्ण यानी करोड़ा से पूर्ण, जैसे यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, पाप मुक्त पाप से मुक्त, तो ये सब के सब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी कि यही कारक जिसमें लुप्त होता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ये होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, ये डैश, ठीक है। और कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरा वाला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? आगे उपसर्ग लिखा मिलेगा तुम्हें, और अथवा इसमें जो है अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो बताएंगे इसमें, यानी कि इसमें जो है अर्थात कह सकते हैं कि पहला वाला पद जो होता है उपसर्ग होता है, दूसरा वाला पद अर्थात जो है प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद ये मान लो अव्यय हो और प्रधान हो, पहले ही पद अव्यय में प्रधान होगा और उपसर्ग उसे कहेंगे अव्ययीभाव समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, बताना है। सूरदास हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर हैं, कबीरदास हैं। तो कामायनी के किसने लिखी है, तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। ये महाकाव्य है, क्या है, तो बताएंगे ये महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आंसू है, लहर है, और इसके अलावा जन्मेजय का नाग यज्ञ है, और झरना है, लहर है, आंधी है। और आप बताएं कमेंट करके जयशंकर प्रसाद की आपको कौन कौन सी रचनाएं याद आ रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की जो है रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, आप कमेंट करके बताएं जो आपको याद है। नहीं, प्रेमचंद की बात करें तो इनकी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना है, और इनकी प्रेमचंद की रचनाएं आप जो है मैंने आपको बताई कौन कौन सी हैं। जैसे कि देखिए इनकी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं आपकी, जैसे कि सेवा सदन है, कौन सी है, तो बताएंगे सेवा सदन हो गई। सेवा सदन के अलावा रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, गोदान, और जैसे कि इनकी और रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, और एक इनकी रचना पूछी जाती है फ्रेंड्स गोदान, बहुत पूछी जाती है, कौन सी, गोदान, ठीक है। नमक का दरोगा है, ठीक है, बड़े घर की बेटी है, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, तो ये ज़्यादा पूछी जाती है। गबन, गोदान, सेवा सदन, ठीक है, और कायाकल्प, ठीक है, तो याद रखना। और बात कर लें कबीरदास की, कबीरदास ने जो है अर्थात अपना वाणी का संग्रह लिखा था, साकी सावत रामायणी कबीरदास की होगी। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और सूरदास को जो है बादशाह स्थल का सम्राट कहा जाता है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, हमने आपको बताया था। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है,
जुगुप्सा जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है बताना है। करुण रस से, रौद्र रस से, बीभत्स रस से, अद्भुत रस से। देखिए अगर बात करें जुगुप्सा की तो फ्रेंड्स जुगुप्सा का क्या है, बीभत्स से। जबकि करुण रस किसका का होता है तो बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र का जो है, रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत का विस्मय आश्चर्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि संशोधन में उपसर्ग बताना है। क्या लगा है, संशोधन में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश। उपसर्ग जो है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए उपसर्ग में हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या आप हमें कमेंट करके बताएं। जबकि संस्कृत में मैं आपको बताता हूँ, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, उर्दू में 19 होती है। अब आप हमें हिंदी में बताएं उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा है तो फ्रेंड्स इसमें सम लगा है। क्या लगा है, सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो फ्रेंड्स लिखा है करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण है या अपादान है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें कारक की बात करें, इसमें पर आया। पर किस में आता है तो बताएंगे अधिकरण। अधिकरण में आपका आता है पर और फ्रेंड्स में। ठीक है, जबकि करण में आता है से, संबंध में आता है काकी के और अपादान में आता है से या अलग होने पर। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात कर लें किसकी फ्रेंड्स, यहाँ पे कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक को विभक्ति अर्थात परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। और हाँ, एक क्वेश्चन शायद ऊपर छूट गया है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये रह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है, अनिल नहीं है, मारुत नहीं है, पवन नहीं है, अनल नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनल। अनल जो है फ्रेंड्स किसका होता है, ये आँख का पर्यायवाची होता है। आँख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं तो देखिए, आँख के पर्यायवाची की बात करें तो आँख का होता है आँख, पावक, अनल, दहल, वायु होता। आँख का पर्यायवाची होता है आँख, पावक, अनल, दहल, वायु, हुताशन, वहन, धूमकेतु। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके पर्यायवाची हैं, आँख के हैं। जबकि अगर यहाँ पर बात कर लें किसकी, हवा की, हवा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं तो देखिए, हवा की अगर बात करें तो पवन भी होता है, अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, इसे समीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समीर भी कहते हैं, इसे वात भी कहते हैं और इसे मारुत भी कहते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ होते हैं हवा के। जबकि अगर आँख की बात करें, आँख के मैंने बता दिया आपको पर्यायवाची। आँख में आपका यही बहुत पूछा जाता है, अनल होता है। अनल अग्नि, पावक, दहल, हुताशन, वैश्वानर, वहन, धूमकेतु, वायुशखा और इसके अलावा वायुशखा के बाद कृषाणु। क्या पूछते हैं, कृषाणु। तो ये सब आँख के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची को जो है समानार्थी शब्द भी कहते हैं, याद रखना। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है तो अनल नहीं है, ये अग्नि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो आपको बताना है भक्तिकालीन कवि फ्रेंड्स कौन नहीं है, भक्तिकालीन कवि। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें, बिहारी लाल नहीं है, सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, तुलसीदास नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है ये श्रृंगार काल के कवि हैं। कहाँ, श्रृंगार काल के कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कबीरदास की बात करें, कबीरदास, तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, रामानंद था। अभी हमने आपसे पूछा था कमेंट करके। और अगर क्लास अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपको कंटेंट देने की कोशिश की है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है और तुलसीदास के गुरु का नाम आप हमें अब कमेंट करके बताएं कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है। तुलसीदास की रचना कौन कौन सी हैं तो रामचरितमानस लिखी है, बरबर रामायण लिखी है, रामज्ञा प्रश्न लिखी है और जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, दोहा बली, गीता बली, कविता बली, ये किसकी रचना है, तुलसीदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताना घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है, अश्व नहीं है, सैंधव नहीं है, घोटक नहीं है, यातुधान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यातुधान। यातुधान जो है ये फ्रेंड्स घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि घोड़े की पर्यायवाची अश्व भी होता है, घोटक भी होता है, सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है। क्या होता है, तुरंग भी होता है। इसके अलावा बाजी भी होता है। क्या होता है, बाजी भी होता है। और बाजी के साथ साथ फ्रेंड्स इसे है भी कहते हैं। क्या कहते हैं, है भी कहते हैं। तो लेकिन ये यातुधान किसका पर्यायवाची है, यातुधान जो पर्यायवाची है फ्रेंड्स ये होता है राक्षस का पर्यायवाची। किसका होता है, राक्षस यानी कि दैत्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आचार का विलोम बताना है। फ्रेंड्स किसका, आचार का। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि मैं आपसे एक पर्यायवाची पूछता हूँ, ये आपको बताना है कि किसका पर्यायवाची। तो आपको फ्रेंड्स से बताना है सफरी। सफरी किसका पर्यायवाची है। ठीक है, और अब लिखा हुआ है कि आचार का विलोम बताइए। क्या होता है, अनाचार होता है, अनाचार होता है, अत्याचार होता है, विचार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनाचार होता है, ये आचार का विलोम शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में बताना है कि कौन सी संज्ञा है। देखो संज्ञा की बात करें, संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। पंडित कामता प्रसार के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उन्होंने फ्रेंड्स किसको किसको अर्थात उन्होंने जो है कह सकते हैं कि समूहवाचक को पदार्थवाचक को अर्थात जातिवाचक में समावेश कर दिया। इस प्रकार 3 प्रकार की संज्ञा बची। अब बात करते हैं यहाँ पर बुढ़ापा। बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा, देखिए बुढ़ापा एक भाव है तो ये आपकी जो हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक में अर्थात जैसे कह लें
मनुष्य कह लें, आदमी कह लें, ठीक है, किताब कह लें, तो ये सब किस में आएंगी, अर्थात ये जातिवाचक में आएंगी। व्यक्तिवाचक किसी का नाम ओपन कर दो, मोहन सोहन रीता गीता सीता। समूहवाचक में समूह झुंड बताया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होता है, मुहावरा बताना है। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, तो जी हाँ बिल्कुल राइट है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, जिसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पे लटका। तो मतलब आसमान से गिरा खजूर में आके मतलब गिरा के, तो एक विपत्ति से छूटा और दूसरी विपत्ति में आके पड़ जाना, तो इसका राइट आंसर यही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उनको। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, साखिन सहित हर्षी अति रानी सुखत धानु परुजनी पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ आपको थोड़ी सी हैंड से बताते हैं, यहाँ लिखा जनु, क्या लिखा, जनु मनु मानो मनु, तो ये किस अलंकार में आते हैं फ्रेंड्स, तो ये आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं। जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, ये सब किसके भेद होते हैं, ये होते हैं फ्रेंड्स आपके, यानी कि ये होते हैं अर्थालंकार के भेद। किसके होते हैं, अर्थालंकार के भेद होते हैं, आप याद रखना। जबकि और ये आपका विभावना, ये विभावना भी होते हैं, संभावना भी होते हैं। जबकि श्लेष की बात कर लो, यमक की बात कर लो और आपकी अनुप्रास की बात कर लो, ये होते हैं शब्दालंकार के भेद। किसके, शब्दालंकार के भेद। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यो बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक में, अलंकार बताएं। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या आया, ज्यो, तो ज्यो मिल गया, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यो जनो मनु मानो, ये कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप होता है, रूपक होता है। उपमा जहाँ किन्हीं दो वस्तुओं में, जहाँ किन्हीं दो वस्तुओं में अर्थात प्राकृतिक रंग रूप गुण धर्म के कारण जो सामान्यता दिखाई जाती है, उसमें उपमा अलंकार होता है। यहाँ 7 शीशे मिलता है ज़्यादातर आपको, 7 शीशे, जैसे पीपर पात सरस मंडोला, ठीक है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, इस अलंकार में एक ही अर्थ शब्द के कई अर्थ प्रकट होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो बताना है कौन सी अशुद्ध है। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल तो फ्रेंड्स एकदम राइट लिखा है। कवित्री भी एकदम राइट लिखा हुआ है, मोक्ष भी राइट लिखा हुआ है। तो अशुद्ध वर्तनी जो है फ्रेंड्स किसकी है, तो कवित्री ये वाली जो है राइट, यानी कि गलत लिखा, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स अगर क्लास आपने लाइक नहीं की है तो क्लास को लाइक भी कर दें। थोड़ी क्लास आज की बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने कंटेंट ज़्यादा देने की कोशिश की है, नहीं तो क्लास थोड़ी देर में खत्म कर देते। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स, महाश्वेता, क्या पूछ रहा है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। तो महाश्वेता बताना है किसका पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स महाश्वेता जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स, ये पर्यायवाची होता है सरस्वती। किसका, सरस्वती का पर्यायवाची होता है। सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सुन लें। महाश्वेता होता है, वीणा पाड़ी होता है, भारती होता है, वागेश्वरी होता है, शारदा होता है, हंस वाहिनी होता है। जबकि यहाँ पर बात है किसकी, यहाँ पर बात है फ्रेंड्स यानी कि सीता जी की बात है। सीता जी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सुनिए। सीता जी के पर्यायवाची आपके होते हैं जानकी, राम प्रिया, जनक सुता, भूमिजा, वैदेही, मिथिलेश कुमारी। और अगर यहाँ पर बात कर लें पार्वती की, पार्वती के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, इनके पर्यायवाची होते हैं गौरी, गौरी के साथ होता है दुर्गा, भवानी। पार्वती का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, गौरी, दुर्गा, भवानी, शिवानी, गिरिजा, शैलजा, अपर्णा, शैलसुता, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें किसी, लक्ष्मी की पर्यायवाची की। लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, देखो इनको श्री भी कहते हैं, श्री के साथ साथ इन्हें कमला भी कहते हैं, कमला के साथ साथ फ्रेंड्स इनको रमा भी कहते हैं, रमा के साथ साथ इन्हें पद्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा। पद्मा के साथ साथ इनको हरिप्रिया भी कहते हैं और इन्हें भार्गवी कहते हैं, भार्गवी, ठीक है। और पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द आप हमें कमेंट करके बताना है कि किसका पूछता हूँ मैं आपसे, आपको बताना है बेशर किसका पर्यायवाची होता, बेशर, ठीक है। बेशर बताना है किसका पर्यायवाची है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जिहि सुमरत सिद्धि होई गण नायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में छंद बताना। तो देखिए छंद में मात्राएं गिनना आना चाहिए। मात्राएं देखिए, छोटी की मात्रा एक से, छोटी की मात्रा एक से, और यहाँ छोटू की एक से, छोटी की एक से, छोटा की एक से, छोटी एक से, छोटी की एक से, छोटी की एक से, और ये ओ की मात्रा 2 से, छोटी की एक से। मात्रा गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11। तो पहले वाले में 11 है, पहले और तीसरे में यदि 11 11 मात्राएं होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, पहले तीसरे में 11 11 हो और दूसरे तीसरे में मतलब 13 13 हो तो उसे सोरठा कहते हैं। सोरठा एक अर्धमात्रिक समय, दोहा सोरठा अर्धसमात्रिक छंद होते हैं। जबकि बरबई की बात करें, बरबई भी एक अर्धमात्रिक समय, 12 और 9 मात्राएं आती, कुल 19 मात्राएं होती हैं। रोला जो है, रोला एक समात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे बात करें छंद की, छंद का जन्मदाता वाल्मीकि को माना जाता है। छंद का वर्णन ऋग्वेद के नवम सूत्र में है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति उस पर से बताई गई है। छंद का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में मिलता है, तो छंद माला में मिलता है और इसका पहली
पहली रचना जो छंदमाला थी वो किसने लिखी थी, तो बताएंगे केशव दास ने लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लास्ट बचे हुए हैं आज के। लास्ट क्वेश्चन है कि दैत्य अरी दैत्यारी एक उदाहरण है किस संधि का, ये आपको बताना है। देखिए दैत्य प्लस अरी, यहाँ पर आप देख पाएँ इसको, अगर मैं विच्छेद करता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स दैत्य, क्या लिखा दैत्य, और प्लस यहाँ पे लिखा है अरी। ठीक है अरी। देखिए यहाँ पर छोटा की मात्रा और यहाँ पर ये छोटा मिल के क्या बन रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ा बन रहे हैं। तो कौन सी संधि होगी, तो बताएंगे दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है, तो बताएंगे ये स्वर संधि का भेद होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, इनके 5 भेद होते हैं, जबकि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, संधि का विलोम विच्छेद होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप बात कर लिया है कौन सी संधि है, तो बताएंगे स्वर संधि होगी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा नीलोत्पल में, क्या लिखा है नीलोत्पल में, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है, तो समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप। अब बात कर ले यहाँ पर नीलोत्पल में कौन सा समास है। नीलो का मतलब हो गया नीला है जो, उत्पल माने कमल, नीला है जो कमल, क्या बना, नीला है जो कमल। ठीक है, जो कमल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ है जो है किस में है, यानी कमल की विशेषता बताइए, कमल कैसा, नीला, तो इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ और ताबड़तोड़ तैयारी करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और आपको मिलेगी कल ज़बरदस्त क्लास एक और इसी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और क्लास लाइक नहीं की लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कॉन्टेंट अच्छा लगा आपको पेड के एग्जाम में, आपकी ये बहुत अच्छी क्लास रहेगी।